नमस्कार दोस्तों, अखिलेश कुमार शुक्ला मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग अपने दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे कि नदियों ने भारत के प्राचीन इतिहास को किस तरह प्रभावित किया। हम नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के सिनारियों में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह नदियों के बनाए गए स्ट्रक्चर, उनके डेल्टाइक रीजन और उनके फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ना, डेल्टाइक रिवर्स पर जो फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन था और वर्षा का किस तरह असर हुआ उनको ग्रो करने में, और उसी तरह कैसे विभिन्न संस्कृतियों का वहाँ पर जमाव हुआ और किस तरह कुछ राज्य बने जिनमें आपस में संघर्ष भी हुए उस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए। नदियों का बहुत योगदान है, आज के ज़माने में भी है, पहले ज़माने में भी था। पहले ज़माने में कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंसी थी नदियों पर, क्योंकि पानी की आपूर्ति किसी शहर के लिए, जो सप्लाई थी किसी शहर के लिए, सिटी के लिए, वो प्योरली बेस्ड थी नदियों पर। हम मतलब पुराने ज़माने में शहर वहीं बसते थे जहाँ नदियाँ थी, क्योंकि उनको 12 मास यानी पूरे साल पानी चाहिए होता पीने के लिए। फिर एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी जैसा कि आप एक जगह पंप लगा दीजिए, ऐसा कुछ था नहीं। ग्राउंड वाटर से निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल कुएं थे, लेकिन हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन यानी ग्राउंड वाटर निकाला जा सके हर जगह पर, तो ऐसा भी संभव नहीं था। ठीक है, तो नदियां ही सबसे प्रमुख कह सकते हो कि सिंचाई का स्रोत थी, उन्हीं से नहरें बनी थी। यातायात के लिए भी सबसे ज़्यादा नदियां ही काम में लाई जाती थी, क्योंकि तब शायद बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी थी जिनसे कि अत्यधिक मात्रा में और तीव्रगामी और बिना गतिरोध के, अगर गतिरोध मतलब कोई हिंड्रेंस ना, ऐसा ट्रांसपोर्ट ज़्यादा संभव नहीं था, क्योंकि सड़कों की हालत बहुत आज की तरह नहीं थी। कच्चे मार्ग हुआ करते थे, उनमें से माल ढोना, फिर रास्ते में डाकुओं का भी डर था कि भाई लूट लेते थे सामान, तो उस हिसाब से कुछ गार्ड्स लेकर नौका के सहारे यानी बोट के सहारे नदियों के किनारे, नदियों के फ्लो को फॉलो करते हुए जो रूट थे जिनसे सामान ढोया जाता था, वही मेन स्रोत था, एक लो साधन था आवागमन का। तो नदियों का ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस था प्राचीन काल में, स्पेशली प्राचीन काल में। तो इसीलिए आज के ज़माने में जब आप देखते हैं कि जो ये शहर हैं हमारे, ज़्यादातर आज के समय में टाउनशिप कहाँ सेटल होते हैं, जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी हाई हो, रेलवे कनेक्टिविटी हाई हो। पहले ज़माने में उनका मेन कंसंट्रेशन था कि जहाँ पर फ्रेश वाटर और नदियाँ 12 मास ट्रांसपोर्ट के लिए, पीने के लिए, पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए जो वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए वो सब भी अवेलेबिलिटी हो, इसीलिए नदियों के किनारे सेटलमेंट हुआ। कुछ पुराने शहर इसके गवाह हैं, जैसे प्रयाग हुआ, बनारस हुआ, पटना हुआ। ये सब शहर आज भी मौजूद है, पुराने ज़माने से लेकर आज भी मौजूद है। कुछ शहर ख़त्म हो गए, नदियों में बाढ़ भी आती थी, ऐसा नहीं कि नदियाँ हमेशा यूजफुल थी, मतलब यूजफुल तो थी, लेकिन उनका एम्बैंकमेंट जो डैम टेक्नोलॉजी थी ऐसा तो बहुत डेवलप था नहीं, तो उनकी बाढ़ों से विनाश भी हुए हैं, कई सेटलमेंट ख़त्म हो गए, बह गए। ठीक है, तो नदियों का अपना एक अस्तित्व है, नदियों द्वारा उनका एक अपना एक नदियों का अपना एक इम्पोर्टेंस है।
उनका द्वारा जो डेल्टा बनता था, यानी जो मिट्टी जो बहा के लाई गई है, और फिर उनका जो वो मिट्टी जब जमा होती थी तो डेल्टा प्लेन बनते थे, डेल्टाइक प्लेन यानी कि डेल्टा मैदान, जो कि बहुत उपजाऊ यानी फर्टाइल होते थे, और उनकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन क्षमता बहुत हाई थी। तो उसको लेकर हमेशा युद्ध होते रहे, क्योंकि उस समय ऐसा लगता था कि यही रीजन है जहाँ पर भोजन पैदा हो सकता है, जहाँ पर अनाज पैदा हो सकता है। तो उस रीजन के लिए हमेशा शक्तियों में जो राज्य शक्तियाँ थीं, विभिन्न राज्य शक्तियाँ, उन क्षेत्रों को लेकर हमेशा युद्ध करते थे कि इस पर हमारा कब्जा हो जाए और हम अपनी फूड सिक्योरिटी सिक्योर कर सकें अपने राज्य की। तो आप देख रहे हैं ना कि मतलब प्राचीन काल में नदियाँ समझ लीजिए एक आर्टरी थी, मतलब एक धमनियाँ थी, और हर राज्य का एक एस्पायर होता था, एक महत्वाकांक्षी, उसके अंदर एक भावना होती थी कि हम इन रीजन पर यानी इन क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा सकें। तो नॉर्थ इंडिया में प्राचीन काल में कैसे कैसे नदियों ने प्रभावित किया पॉलिटिक्स को, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आप उत्तर भारत की बात करें, जो कि हमने पहले पार्ट में बताया, तो उत्तर भारत में ना ये जो मेगस्थनीज एक यात्री था, ये यात्री नहीं था, ये एक राजदूत था, ठीक है, जिसने इंडिका नाम की एक बुक लिखी थी। इंडिका नाम की एक बुक लिखी थी। हालांकि ये बुक अब अवेलेबल नहीं है। इसके कुछ जो पार्ट्स हैं यानी इसकी कुछ बातें हैं वो डिफरेंट बुक से ली गई हैं। तब पता चला कि इंडिका एक बुक थी जिसको मेगस्थनीज ने लिखा था। मेगस्थनीज जो था वो अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान एरिया था कभी सिकंदर के कब्जे में था। सिकंदर ने भारत पर 326 BC यानी ईसा के जन्म से 326 साल पहले भारत पर आक्रमण किया था, और 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठा। ये सब बातें हमें भारत के स्रोतों से पता नहीं है। ये ग्रीक यानी कि यूनान वासियों ने अपने स्रोतों में लिखा है। उनका इतिहास लेखन थोड़ा अच्छा था, इस मामले में अच्छा था कि उन्होंने समय का बहुत यूज किया, क्रोनोलॉजी यानी समयबद्ध इतिहास लिखने में उनको महारत थी। तो ये जो समय है ना, मतलब सिकंदर ने आक्रमण किया और चंद्रगुप्त ने गद्दी संभाली। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने चाणक्य के मार्गदर्शन में जो अपने इस मगध राज्य पर जब कब्जा किया और बाद में पूरे देश का चक्रवर्ती सम्राट बना। तो ये जो डेट्स हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि ये वो डेट्स हैं जो पहली बार लिखी गई, अंकित की गई भारतीय इतिहास के संदर्भ में, ठीक है। तो इस दौरान जब ये सिकंदर चला गया वापस, तो उसने करंट अफगानिस्तान जो एरिया है अभी का, वहाँ पर एक सेनापति जो था उसको शासन देखने के लिए छोड़ दिया कि तुम शासन देखो। उसका नाम था सेल्यूकस। जब सेल्यूकस ने वहाँ पर शासन संभाला तो चंद्रगुप्त मौर्य का और सेल्यूकस से युद्ध हुआ। ये चंद्रगुप्त मौर्य भारत का राजा था, मतलब उस समय शायद भारत एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था। चंद्रगुप्त को लगा कि चलो हम ये जो था अफगानिस्तान रीजन में राज करता था,
गंधार यानी कि करंट गंधार के आसपास, तक्षशिला के आसपास। तो सेल्यूकस का चंद्रगुप्त मौर्य से जब युद्ध हुआ तो सेल्यूकस हार गया था, और सेल्यूकस की बेटी से शायद चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हुआ, तो उसे अपना राज देना पड़ा और बहुत से हाथी देने पड़े। तो सेल्यूकस के दरबार में ये मेगस्थनीज एक राजदूत था। वो मेगस्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया तो उसने मौर्य शासन यानी कि चंद्रगुप्त के शासन के बारे में लिखा, भारत की स्थिति के बारे में लिखा कि चाणक्य क्योंकि चंद्रगुप्त का मेन मंत्री थे, वो एक तरह से कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर जैसे, तो आज के प्राइम मिनिस्टर जैसे, मतलब उनका काफ़ी दखल था मौर्य साम्राज्य में। तो उनकी बनाई गई अर्थव्यवस्था और उनकी बनाई गई पॉलिटिकल सिस्टम को मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका बुक में दर्ज किया था, हालांकि ये बुक वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। तो मेगस्थनीज और चाणक्य मतलब कौटिल्य उनका भी एक नाम है, जो कि तक्षशिला में टीचर थे, ठीक है। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को अपने कूटनीति और अपने मार्गदर्शन से पूरे भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनाने में सहयोग किया, या कह सकते हो बनाया, ऐसा माना जाता है। तो कौटिल्य ने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, एक बुक थी, उन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। इसमें उन्होंने एक राज्य व्यवस्था को कैसे चलाना चाहिए उसके बारे में गाइडलाइन दी, और एक राज्य को लंबे समय तक चलने के लिए कैसी कैसी व्यवस्थाएं चाहिए, उनमें पॉलिटिकल सिस्टम क्या चाहिए, इकोनॉमिकल सिस्टम क्या चाहिए, उसकी मिलिट्री पावर और उसका सिस्टम कैसा होना चाहिए, किंग और उनके मिनिस्टर्स के बीच में कैसा पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, स्पाइंग सिस्टम यानी कि गुप्तचर प्रणाली कैसी होनी चाहिए। तो ये सब जो उन्होंने एक लिखा था, तो अपना एक व्यू रखा था, शायद इसी बेसिस पर मौर्य साम्राज्य चलता हो, तो वो उन्होंने इस बुक में लिखा अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने, ठीक है, यानी चाणक्य ने। तो इन दोनों बुक के आधार पर नहरों का योगदान मिलता है कि नहरों का योगदान यानी कैनाल्स, मतलब उन्होंने चाणक्य विशेषकर अर्थशास्त्र में, विशेषकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहरों का योगदान यानी द बेनिफिट्स ऑफ द कैनाल सिस्टम, कि नदियों से अगर नहरें बनाई जाए तो उनका सिस्टम की इकोनॉमी पर यानी राज्य की इकोनॉमी पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है, वहाँ संपन्नता आती है, सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो जाती है, और ऐसा उन्होंने किया। और इवन साउथ में एक सुदर्शन झील का भी बोलते हैं निर्माण इसी काल में हुआ, कर्नाटक में है। तो अर्थशास्त्र बताता है कि वाटर मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट था, कैनाल सिस्टम इम्पॉर्टेंट था। कैनाल किससे आती है? रिवर से। अगर किसी स्टेट की इकोनॉमी और वहाँ की फूड सिक्योरिटी को हाई करना है तो हमें रिवर पर कब्जा करना पड़ेगा, उसके डेल्टाइक रीजन पर हमारा कब्जा होना चाहिए, वो क्षेत्र अपने नियंत्रण में होने चाहिए, तभी राज्य लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ से हम साफ समझ रहे हैं कि नदियों का कितना बड़ा योगदान। ऐसा नहीं है कि केवल नदियों का ही योगदान यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम समुद्रों का भी योगदान देख रहे हैं। समुद्र साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो तब करंट टाइम में जो महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम जो भारत है, और साउथ में अगर देखा जाए तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब जो रीजन्स हैं ये डायरेक्टली समुद्र से टच में। समुद्र टच में जो राज्य रहते हैं उनको ट्रेड करने की यानी व्यापार करने की एक अलग उनमें एक खासियत होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की, क्योंकि वो उनसे अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं। तो
प्राचीन काल में भी समुद्र से बहुत व्यापार हो रहा था, विशेषकर रोमन एम्पायर से। दो बुक्स हैं जो कि साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया में किस तरह समुद्री व्यापार वहाँ की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा था और वहाँ पर संपन्नता आ रही थी, और किस प्रकार वहाँ पर गोल्ड का सर्कुलेशन बढ़ रहा था। रोमन एम्पायर जो थे, रोमन जो शासक थे, रोमन जो साम्राज्य था, वो भारत से काली मिर्च, मोती, हाथी दांत, ये सब इंपोर्ट करता था, मतलब लेता था, और बदले में यहाँ के लोगों को सोना देता था, गोल्ड। क्योंकि गोल्ड ज़्यादा भारत में नहीं पाया जाता था, गोल्ड एक्सटर्नल सोर्स से ही भारत में आया है, यानी बाहरी सोर्स से ही आया है। विशेषकर रोमन एम्पायर से साउथ इंडिया में बहुत सोना था। केवल कर्नाटक रीजन में कोलार माइंस की जब डिस्कवरी हुई तो उस समय कर्नाटक रीजन में गंग शासन था, गंग लोग साम्राज्य था, गंगा डायनास्टी। तो गंग वंश का शासन था, तो उनके पास सोना थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि कोलार माइंस उनके ही राज्य में। लेकिन फिर भी केरल, तमिलनाडु, आंध्रा का जो एरिया था वहाँ पर भी सोना खूब था, क्योंकि सोना रोमन एम्पायर और बाहरी ट्रेड यानी पश्चिमी एशिया यानी कि अरब कंट्रीज, इन सब से और ईस्टर्न कंट्री से भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता था, मतलब आता था, सॉरी, जब माल ट्रांसपोर्ट होता था तो वहाँ से सोना आता था। तो दक्षिण भारत में गोल्ड का सबसे बड़ा स्रोत था बाहरी करेंसी यानी विदेशी करेंसी, जो सोने के सिक्कों के रूप में आती थी। एक बार जब वो ट्रेड खत्म हुआ रोमन एम्पायर से, तो साउथ इंडिया में भी सोना होना ज़्यादा रह नहीं गया, ठीक है। हालांकि जो सोना था वही रह गया, बाहर से आना बंद हो गया। आगे चलें तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि विदेशी व्यापार यानी कि ये जो फॉरेन ट्रेड है कितना महत्वपूर्ण है। तो दो बुक्स हैं, एक का नाम है द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, दी द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसके लेखक का नाम नहीं याद है, लेकिन ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है। ये भी बुक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इसके भी कुछ जो पार्ट्स हैं वो बहुत सी बुकों में पाए गए हैं, तो उससे पता चलता है कि ये एक फेमस बुक थी। इस बुक में लिखा गया है कि किस तरह 1 सी मतलब ईसा से 1 शताब्दी आगे से लेके या 2 शताब्दी से लेके और 1 से 2 शताब्दी पीछे तक, इन 400 सालों के आसपास साउथ इंडिया में किस तरह बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी व्यापार समुद्र के रास्ते होता था, ठीक है। और इससे साउथ इंडिया में बहुत संपन्नता थी और वहाँ पर कई राज्यों का उदय हुआ जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे। और दूसरी बुक है टॉलमी की टॉलमी जियोग्राफी। टॉलमी का जियोग्राफी यानी टॉलमी का भूगोल एक बुक है। तो ये भी बहुत पुरानी बुक है उसी ज़माने की, और इससे भी हमको साउथ इंडिया के में किस तरह उस ज़माने में इतनी पुराने समय में किस तरह व्यापार फल फूल रहा था, ये सब हमको जानकारी मिलती है। समुद्री व्यापार फल फूल रहा था और उस ज़माने में वहाँ पर ईसाई धर्म भी आ चुका था, क्रिश्चियन मिशनरीज वहाँ पर आ चुके थे बहुत पुराने समय में।
तो ये सब जो स्रोत हैं इनसे पता चलता है कि समुद्री और नदियों का कितना, समुद्र व्यापार और नदियों का कितना महत्व था पुराने ज़माने में। तो हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल की थी पार्ट 1 में। तो आज हम साउथ इंडिया की ओर बढ़ते हैं, यानी अपने पार्ट 2 में। आई थिंक ये हम मिटा सकते हैं, आपको समझ में आ गया। यहाँ एक मैप बनाते हैं। देखो, हम एक साउथ इंडिया का एक अप्रॉक्सीमेट मैप बनाते हैं, ठीक है। ये श्रीलंका है, ठीक है। ये साउथ इंडिया का एक अप्रॉक्सीमेट मैप है, ठीक है। तो ये गुजरात रीजन है। गुजरात रीजन में व्यापार कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी है। तो यहाँ पर बंदरगाह थे, यानी पुराने ज़माने से ही गुजरात व्यापार कर रहा है पश्चिमी देशों के साथ, रोमन एम्पायर के साथ, और यहाँ पर बहुत संपन्नता इसीलिए थी और इसको लेकर युद्ध भी होते रहे हैं। और ये खंभात की खाड़ी है। तो ये दोनों रीजन जो थे वो समुद्री व्यापार, ये बे ऑफ कैम्बे है जिसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी हिंदी में, और ये बे ऑफ कच्छ है जिसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, ठीक है, या गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं। तो दोनों जगह से व्यापार होता था समुद्र के लिए, या समुद्र के जरिए पश्चिमी देशों के साथ, यानी एथेंस के साथ, या कह सकते हो रोमन एम्पायर के साथ, वेस्टर्न जो एशिया में जो अरेबियन कंट्रीज हैं उनके साथ, ठीक है, इवन अफ्रीका तक व्यापार होता था। अब आगे आते हैं, जहाँ पर थोड़ा नदियों के बारे में देखते हैं। तो साउथ इंडिया की विशेष इम्पोर्टेंट नदियाँ, तो ये हो गई गोदावरी नदी। मतलब मैं थोड़ा ऐसे क्रम में बना रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो ये गोदावरी रिवर हो गई, ऐसे जाती है गोदावरी रिवर। ये महाराष्ट्र से चलती है और आंध्रा तक जाती है। इसका नदियों का उद्गम और कहाँ से पैदा हो रही है और कहाँ तक जा रही है, इसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं। हम थोड़ा एक इतिहास की दृष्टि से देखते हैं। दूसरी नदी इम्पॉर्टेंट भीमा नदी है। तीसरी कृष्णा नदी है। मतलब क्रम में बना रहे हैं, क्रम में। ये कृष्णा नदी है। फिर पेन्नार नदी है, फिर तुंगभद्रा नदी है। ये इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर, भीमा रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर, ये ठीक है। इधर तीर बना देते हैं तो आपको रखना। उसके बाद पेन्नार रिवर है, पेन्नार रिवर। फिर कावेरी रिवर है, बड़ी नदी। और लास्ट में वैगाई रिवर है, वैगाई रिवर। कावेरी, पेन्नार रिवर, पेन्नार नदी, ये तुंगभद्रा नदी, ये कृष्णा नदी, ये भीमा नदी, ये गोदावरी नदी। तो इस तरह की नदियां हैं साउथ इंडिया की फेमस रिवर्स, ठीक है। और अगर आप इस रीजन को देखें, उड़ीसा साइड के रीजन को, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी नदी है जिसका नाम है महानदी। समझ में आया? तो अब हम
पहले उड़ीसा को लेते हैं तो देखो उड़ीसा में ये महानदी थी और ये गोदावरी नदी। तो महानदी और गोदावरी के बीच में जो पुराने ज़माने में जो ये राज्य था, बड़ा राज्य, इसका नाम था कलिंगा। क्या नाम था? कलिंगा, कलिंग राज्य, कलिंग राज्य। और इसका समुद्री व्यापार भी था यहाँ से, ठीक है। आज भी उड़ीसा में पारादीप नाम का एक बहुत बड़ा मेजर पोर्ट है, बहुत बड़ा मेजर पोर्ट है। तो यहाँ से उनका समुद्री व्यापार भी होता था विदेशों से। तो कलिंग के पास सोना, स्वर्ण मतलब सोना आता था और ये संपन्न थे कलिंग। और कलिंग रीजन क्या था कि थोड़ा जंगली रीजन था, तो यहाँ पर हाथी भी पाए जाते थे। तो उनकी सैन्य शक्ति भी बहुत अच्छी थी। और इस डेल्टा में मतलब महानदी और गोदावरी के जो डेल्टा रीजन थे, जो भी इस राज्य के बीच में था, कलिंग राज्य के बीच में, उनमें प्रोडक्टिविटी यानी कि पैदावार भी, अनाज की पैदावार भी खूब होती थी। तो यानी यहाँ फूड सिक्योरिटी भी थी, संपन्नता यानी तीनों तरफ से थी। आर्थिक भी थी, यानी आर्थिक मतलब गोल्ड करेंसी थी क्योंकि इनका समुद्र से व्यापार भी होता था। और इनके पास फूड सिक्योरिटी भी थी क्योंकि उनके पास डेल्टाइक रीजन थे, यानी डेल्टा वाले क्षेत्र थे जो उपजाऊ होते हैं, जिनमें फूड प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो इसी शायद इसी लालच के चलते या इसी लोभ के चलते अशोका जो कि एक बहुत बाद में शांत प्रिय और हिंसा को त्याग देने वाले राजा बने, जिनका नाम इतिहास में दर्ज है। इनको ग्रेट अशोक कहते हैं इसीलिए क्योंकि इन्होंने एक वो कदम उठाया था तो जो पुराने राजा अपने सत्ता के मद में उठा नहीं पाते थे। जनरली कोई राजा नहीं उठा पाता है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पास सत्ता हो और आपसे 50 हैं, मतलब आपके पास ताकत हो, सत्ता हो, सैन्य बल सब हो, लेकिन आप उसको हजम करने की ताकत रखें और शांति का मार्ग अपनाएं। तो ये रेयर होता है। तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस था अशोका का, इसीलिए सबसे महान राजाओं में आज भी शामिल है। जबकि इनका जन्म बहुत पुराना है, ईसा से भी 300 साल पहले इनका ये थे, समझिए तब से। लेकिन आज भी इनका नाम अमर है और बहुत ज़्यादा आदर से लिया जाता है। लगभग मौजूदा सभी जो मोनार्क हुए भारत में, लगभग ये प्रोमिनेंस प्लेस मतलब प्लेस पे है, नंबर 1 प्लेस पे है ये। तो अशोक शायद शुरू में अशोक साम्राज्यवादी थे, तो हो सकता है शुरू में अशोक ने इन्हीं कलिंग राज्य की इसी संपन्नता के चलते और इसके इसी वैभव से मतलब आसक्त होकर उन्होंने उस पर आक्रमण किया और युद्ध हुआ था कलिंग का फेमस युद्ध, जिसमें बोलते हैं बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे गए थे। वहाँ के लोगों ने बहुत प्रतिरोध किया था, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध मतलब किया था। तो उतने लोग मारे गए थे कि अशोक का जो हृदय था वो द्रवित हो गया था। मतलब उसको लगा इतना सब मिलने के बाद, इतने ज़्यादा ब्लड जो सेल हुआ है, ब्लड यानी बहाया गया है, उसके कॉस्ट पर इतना कुछ मिलना ठीक नहीं है। तो कलिंग राज्य की आप संपन्नता देख रहे हैं कि कैसे 2 नदियों के द्वारा कलिंग का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा था, माल पहुंचाने का सिस्टम। विशेषकर उन्होंने वो महानदी का ही यूज करते होंगे, क्योंकि गोदावरी का तो मुझे ज़्यादा नहीं लगता है। वो महानदी का यूज खुद करते होंगे। और भी उड़ीसा में कई नदियाँ हैं, ब्राह्मणी नदी, तो उसका भी वो यूज करते होंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। तो कलिंग राज्य की संपन्नता आप देख रहे हैं कि कैसे नदियों और समुद्र व्यापार के कारण थी और वहाँ के डेल्टा रीजन के कारण थी, उपजाऊ डेल्टा जो प्लेन था, और कैसे युद्ध भी हुआ उसी संपन्नता के चलते। अब आप अगर इधर आइए महाराष्ट्र रीजन में और थोड़ा ये इधर का आंध्रा रीजन भी मिलाइए, प्राचीन काल का आंध्रा रीजन, तो वो जो ये आप देख रहे हैं अगर ये गोदावरी और ये भीमा रीजन, गोदावरी और भीमा नदी का जो ये जो डेल्टाइक जो रीजन है, कि यहाँ पर भी खूब प्रोडक्टिविटी होती थी फूड ग्रेन्स की। और ये पश्चिमी क्षेत्र पर भी जो अब आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में आज के ज़माने में भी अच्छे खासे पोर्ट हैं, मुंबई पोर्ट, JNPT वगैरह वगैरह। तो यानी कि पश्चिमी क्षेत्र पर समुद्री व्यापार
भी अच्छा था, और ये इस मध्य रीजन में डेल्टाइक रीजन था, जिससे फूड सिक्योरिटी वो मतलब प्रूफ होती थी, यानी अनाज की उत्पादकता अच्छी थी। तो यहाँ पर सातवाहन किंगडम था, सातवाहन किंगडम शुरू वही ईसा के आसपास, सातवाहन किंगडम ये करीब 1 BC से शुरू होकर 2 AD तक चला था। 300 सालों तक ये शासन चला। ऐसा भी माना जाता है कि सातवाहन जो शासन की जो ड्यूरेशन थी, यानी जो उसकी अवधि थी, वो आज भी भारत में सर्वाधिक है। 300-400 सालों तक सातवाहन का शासन चला था। तो सातवाहन के राज्य में क्या हुआ था कि इनका व्यापार समुद्री रास्ते से भी खूब अच्छी तरह फला फूला, और गोदावरी और भीमा नदी के जो डेल्टाइक रीजन थे, यहाँ इनको फूड सिक्योरिटी भी मिली। यहाँ जो खनिज पदार्थ से इससे भी इनको फायदा हुआ। इनको आयरन और लेड का भी, लेड एक धातु होती है, वो भी इनके पास बहुत थी। लेड शायद इधर के आंध्रा रीजन के आसपास लेड की माइंस बहुत थी। तो सातवाहनों के शासन काल में लेड यानी शीशे के बने हुए सिक्के चलते थे, ज़्यादा सर्कुलर में थे। ठीक है, सातवाहन इतने से ही खुश नहीं थे, उनको इधर गुजरात के आसपास का भी एरिया चाहिए था। तो इधर एक साम्राज्य था उसी समय में, यानी इसी दौरान ईसा के आसपास गुजरात में शक क्षत्रप किंगडम था। वहाँ से इनकी लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि इनको ये रीजन भी चाहिए था। ठीक है, अगर आप ये भीमा और तुंगभद्रा रीजन देखें, तो ये कर्नाटक रीजन के आसपास, मतलब कर्नाटक रीजन में करंटली जो कर्नाटक रीजन है वहाँ पड़ता था। प्राचीन काल में कर्नाटक में गंग राजाओं का शासन था। उनको भी तुंगभद्रा का दोआब पर उनका शुरुआत में कब्जा था, क्योंकि तुंगभद्रा का जो दोआब था, दोआब मतलब समझ रहे हो, मतलब एक एलुवियल प्लेन जो दो नदियों से घिरा हुआ एक प्लेन, जिसमें कि बाढ़ से अच्छी खासी क्वालिटी की फर्टाइल जो सॉइल है, यानी उपजाऊ मिट्टी जमा होती है, तो उससे वहाँ फूड प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। तो इसी दोआब के लिए पुराने ज़माने में युद्ध होते रहते थे विभिन्न राजाओं के बीच, क्योंकि फूड सिक्योरिटी सबको चाहिए। तो उस समय दोआब पर कब्जा करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध होते थे। तो गंग राजाओं के पास तो कोलार की खान थी, तो उनके पास सोना भी था, और उन्होंने इस तुंगभद्रा रिवर के दोआब पर कब्जा अपना जारी रखा जब तक उनका शासन चला। अब आप इधर आइए, कृष्णा रिवर और ये तुंगभद्रा रिवर, कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर देख रहे हैं। कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर में जो रीजन था, यहाँ पर शासन था राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूट ये भी एक राजा थे, ये भी एक वंश था, शासन वंश, डायनेस्टी थी राष्ट्रकूट। उनका इस साइड पर कब्जा था, वो भी तुंगभद्रा और ये कृष्णा रिवर के बीच में जो दोआब पड़ता था उस पर उनका कब्जा था। वहाँ से उनको कृषि द्वारा अनाज भी मिलता था, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा यहाँ साउथ में जो ये समुद्र था, यहाँ से वो व्यापार कर पाते थे। ठीक है, राष्ट्रकूट भी अपर जाने के लिए लड़ाई हमेशा करते रहते थे कि उनको आगे तुंगभद्रा के पार जाने का मौका मिले। इसके लिए उनका युद्ध चालुक्य वंश से हमेशा होता रहा। चालुक्य इधर सातवाहन के बाद महाराष्ट्र रीजन और आंध्रा के आसपास चालुक्य साम्राज्य का
जन्म हुआ, उसका कब्जा हुआ, और चालुक्य से राष्ट्रकूटों का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, क्योंकि राष्ट्रकूट चाहते थे कि वो तुंगभद्रा के उस पार गोदावरी डेल्टा पर अपना रीजन जमा लें, ताकि उनको भी पानी और फूड सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाए और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी उनका अच्छा हो जाए। और उधर चालुक्यों का मन था कि वो इधर तुंगभद्रा के इस पार अपना कब्जा जमा ले, तो वो कृष्णा नदी तक, तुंगभद्रा के बाद कौन सी नदी, कृष्णा नदी के और ये तुंगभद्रा, सब पर वो कब्जा जमा ले, तो जिससे कि उनको भी इन दो नदियों का एक्सेस मिल जाए, और ये पूर्वी जो समुद्र लाइन है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन, यहाँ तक उनका कब्जा हो जाए, तो इधर भी समुद्र मिल जाए और इधर भी समुद्र मिल जाए, यानी उनका व्यापार पूरे वर्ल्ड में फैले और नदियाँ भी कब्जे में आ जाए। तो ये जो तुंगभद्रा जो बॉर्डर है, ये हमेशा से चालुक्य और राष्ट्रकूटों के बीच का सरदर्द रहा, हमेशा लड़ते रहे। जब इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कभी, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो कावेरी डेल्टा है, कावेरी रिवर डेल्टा, जो कि पेन्नार रिवर से लेकर और ये वैगाई रिवर तक है, तो ये जो रीजन है, ये रीजन, ये चोल किंगडम की गद्दी थी, चोल किंगडम, चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य एक बहुत महान साम्राज्य था, क्योंकि इसके कुछ सम्राटों ने तो गंगा तक कब्जा किया था, यहाँ पश्चिम बंगाल के पास गंगा नदी तक कब्जा कर लिया था, और उन्होंने समुद्र के पार जाकर विदेशों पर भी आक्रमण किया था, विशेषकर ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया यानी सुमात्रा के आसपास। तो चोल साम्राज्य जो था ना, वो बहुत अपने समय में सबसे पावरफुल साम्राज्य था, और उसकी जो गद्दी थी वो थी पेन्नार रिवर, कावेरी रिवर और वैगाई रिवर, इनके बीच में, मतलब उनके बीच में इनकी सीट थी, और इन्होंने कब्जा जारी रखा। इन्होंने अपने आसपास सभी से युद्ध किया। इन्हीं के समय में कावेरी पट्टनम नाम का एक बहुत फेमस, जिसका इतिहास में उल्लेख मिलता है, कावेरी पट्टनम नाम का एक बहुत फेमस नगर था, जो समुद्री व्यापार के लिए मशहूर था। ठीक है, एक अरिकामेडू नाम का भी शहर था। ठीक है, तो पल्लव, ये चोल साम्राज्य भी आसपास खूब युद्ध करते थे कि उनको ज़्यादा नदियों का एक्सेस मिले। हालांकि वो बहुत हद तक सक्सेस भी हुए। उन्होंने ये किनारे 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 पूरा रीजन जीत लिया था। मतलब उनका इस साइड में बहने वाली लगभग सारी नदियों पर कब्जा हो गया था, जिससे चोल साम्राज्य के पास समुद्री व्यापार के ज़्यादा ऑप्शन हो गए थे, ज़्यादा क्षेत्रीय ऑप्शन, ज़्यादा कच्चे माल की उनके पास आपूर्ति बढ़ गई थी, जिससे वो अत्यधिक समृद्ध और शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, अब अगर हम कावेरी ये वैगाई रिवर के इस पार आते हैं, यहाँ तक तो चोल साम्राज्य ने काफी कब्जा किया। अगर आप इस पार आओ, इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर पहाड़ी रीजन थोड़ा ज़्यादा है, माउंटेन रीजन ज़्यादा है, लेकिन ये जो समुद्री जो तट है ना, समुद्री तट, ये बंदरगाह की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो समुद्री जो तट हैं वो बहुत गहरे और कटे हुए हैं, तो वो समुद्री जलयान यानी शिपिंग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पांड्य राजाओं का शासन हुआ। पांड्य राजा, पांड्य वंश कह लो, पांड्य वंश, पांड्य डायनेस्टी। तो पांड्य राजाओं का कब्जा था, और उन्होंने समुद्री व्यापार में बहुत ही ज्यादा सफलता हासिल की। इनके पास महाबलीपुरम जैसे समुद्री पोर्ट थे, यानी बंदरगाह थे। महाबलीपुरम आज भी है। तो पांड्य राजाओं के पास
समुद्री व्यापार की स्पेशलिटी थी। बहुत छोटे रीजन पर हों, लेकिन और ज़्यादा नदियों का उन्हें एक्सेस प्राप्त नहीं था, लेकिन तब भी उनके पास समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा स्रोत था, क्योंकि उनके बंदरगाह बहुत अच्छे थे। पांड्य राजाओं का ईस्ट एशिया में जितने देश थे, उनसे जो भी देश से उनका व्यापार होता था, वहाँ से भरपूर व्यापार होता था, और उनका रोमन साम्राज्य से भी बहुत भरपूर व्यापार होता था। ठीक है, तो इन पांड्य राजाओं के पास जो संपन्नता थी ज़्यादातर समुद्री व्यापार से थी। अब आप जरा केरल के पास आइए। केरल, तो केरल पर चेर राजाओं का, चेर वंश यानी चेर डायनास्टी यानी चेर वंश का शासन था प्राचीन काल में, और इनके पास भी समुद्री व्यापार करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे बंदरगाह थे, जो आज भी हैं, जैसे कोचीन हुआ, और ये कोचीन हुआ, त्रिवेंद्रम हुआ, मतलब इसी तरह से यहाँ पर बंदरगाहों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रोमन साम्राज्य से व्यापार हुआ। यहाँ पर भी रोमन साम्राज्य से बहुत व्यापार हुआ, और यहाँ से हाथी दांत, काली मिर्च, मोती बहुत जाते थे। और वहाँ से, चूँकि रोमन साम्राज्य के सम्राट ज़्यादातर विलासी हो गए थे, और वहाँ से स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आती थी। तो ये रीजन जो था वो लगभग सोने से भरा हुआ था। मतलब बोलते हैं कि ये रीजन सोने का क्षेत्र था, गोल्ड का क्षेत्र था। विदेशी व्यापार द्वारा यहाँ बहुत गोल्ड आया। नॉर्थ इंडिया में भी गोल्ड का सर्कुलेशन खूब हुआ। उसका रीजन समुद्री व्यापार नहीं, उसका रीजन था सिल्क रूट, जो कि सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और वेस्टर्न एशिया को थल मतलब लैंड रूट से जोड़ता था। ठीक है, तो जब कनिष्क का वहाँ शासन हुआ, कनिष्क राजा जब बना वहाँ का, यानी कुषाण डायनेस्टी थी, तो वहाँ पर वो टोल वसूली करते थे। टोल मतलब गोल्ड के फॉर्म में। तो वहाँ भी खूब गोल्ड हुआ। वहाँ बिजनेस लाइन वहाँ भी थी, लेकिन बाई रूट थी। यहाँ पर बिजनेस लाइन यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ पर बाई मैरी टाइम बिजनेस लाइन थी। तो ये थोड़ा चीप पड़ती थी, सस्ती पड़ती थी। तो यहाँ पर लोकल प्रॉस्पेरिटी बहुत हाई थी। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इन नदियों और समुद्रों ने दक्षिण की राजनीति को प्रभावित किया, और उनमें आपस में युद्ध होते रहे, ताकि उनको ज़्यादा समुद्र का एक्सेस मिले, यानी समुद्र का ज़्यादा रीजन उनके पास आए, उनका ज़्यादा व्यापार बढ़े। वो डेल्टाइक रीजन के लिए भी खूब युद्ध करते रहे, ताकि उनके पास डेल्टा रीजन आ जाए, डेल्टा के मैदान आ जाए, और उनके पास ज़्यादा अनाज पैदा हो। ऐसा तो आई थिंक आप देख रहे हैं कि किस प्रकार नदियों ने विभिन्न राज्यों को जन्म दिया, और क्योंकि नदियों ने एक विभिन्न क्षेत्र, एक बिल्कुल अलग सा क्षेत्र बनाया, जहाँ पर विभिन्न शक्तियों का जन्म हुआ, और उन शक्तियों में आपस में संघर्ष हुआ उन्हीं नदियों के रिसोर्सेस को पाने के लिए। तो आई थिंक आज आपको काफ़ी कुछ ज्ञान मिला, और अध्ययन हुआ आपका अच्छा। तो साउथ इंडिया में भी आज आपने नदियों का और समुद्रों का प्राचीन काल में राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि पर क्या असर हुआ, ये आपने देखा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप ये सब आपको हर तरह की परीक्षाओं में मदद देगा। नमस्कार। हाँ, अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरे एपिसोड्स आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, और आप उनसे लाभ उठाते रहें। तो आपको एक बार फिर नमस्कार।